नमस्कार आप सभी देखने वालों को गुड इवनिंग, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे, बेहतर होंगे। बिल्कुल ये कोविड ओपीडी लाइव जो कि हिलमेल और ओहो रेडियो आपके लिए हर बुधवार और शनिवार को शाम को 7 से 8 आपके लिए कोशिश होती है कि आप लोग घरों पे रहें और घरों पे रहते हुए ही आप लोगों से बातचीत हो। आपके जो सवाल हैं वो लिए जाएं और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उसके बारे में बातचीत करें। तो आज दो बहुत ही कमाल के लोगों को आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सबसे पहले डॉक्टर LM उप्रेती सर, फॉर्मर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ उत्तराखंड। वो इससे पहले भी इस शो का हिस्सा हो चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। साथ में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनूप नौटियाल सर, जिनके लिए बड़ी डिमांड थी कई दिनों से। फाउंडर STC फाउंडेशन है, जो उत्तराखंड में जो कुछ इस वक्त पे हो रहा है उस पे बहुत मैं कहूँगा तकरीबन साल सवा साल से लगातार नजर रखे हुए हैं। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमेशा डेटा शेयर करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं और आज वो हमारे इस शो का हिस्सा है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच काव्य जी। इसके बाद आगे मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे हिलमेल के एडिटर अर्जुन रावत जी का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो टॉपिक है, पहाड़ों पर बढ़ता हुआ कोरोना कितना बड़ा खतरा है। तो अर्जुन जी आपका भी स्वागत। शुक्रिया काव्य। और अभी हमारे साथ कुछ देर में IG मर्तोलिया भी जुड़ेंगे। नेटवर्क की वजह से उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। और लेकिन अनूप सर, मैं सबसे पहले आपसे बात कहना चाहूंगा। जो पिछले एक साल में अगर आंकड़ों से किसी ने उत्तराखंड की रियल पिक्चर सामने रखी है तो उसमें आपका नाम सबसे पहले लिया जाता है। आपने एक कोशिश बड़े निरंतर तरीके से ये की है कि सही आंकड़े सामने रखे जाएं, दुरुस्त आंकड़े सामने रखे जाएं, और जहां पर रेड फ्लैग है वहां पर रेड फ्लैग दिखाया जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। उप्रेती सर, ग्राउंड पर इस समय सबसे जो अनुभवी शख्स जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से उप्रेती सर एक हैं। और उप्रेती सर लगातार हम उप्रेती सर से जुड़ रहे हैं। तो उप्रेती सर हमें इस समय बताएंगे कि पहाड़ में क्या स्थिति है, खासकर अल्मोड़ा और कुमाऊं मंडल में क्या स्थिति है उस पर। और मैं भी आज, क्योंकि मैं यमकेश्वर ब्लॉक में होके आया हूं, तो कुछ हद तक ग्राउंड में क्या स्थिति है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर मैं भी कुछ देर में जानकारी साझा करूंगा काव्य। तो आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। ओवर टू यू। यस। तो LM उप्रेती सर, जब पिछली दफा भी आपसे बात हुई थी इसी शो के दौरान, आपने डिस्कस की थी वहां पे जो चीजें चल रही हैं उनको लेके। एक जो प्राइमरी मुद्दा जिसके साथ में मैं शुरू करना चाह रहा हूं, और थोड़ी देर पहले जब हम लोग बैक स्टेज थे अर्जुन रावत जी से हमें ये बात मालूम चली और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार लिख रहे हैं लोग कि पहाड़ों में लोग जो है घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, या क्या एग्जैक्टली चीज है कि जब टीम्स पहुंचती हैं गाँव में जहाँ पे उनके सैंपल लेने हो या उनको कोई भी इस तरह का कोविड को लेके टीके लगाने हो, उसको लेके लोग बच रहे हैं, भाग रहे हैं उनको, या हॉस्पिटल से कई बार ये चीज हो जाती है कि एडमिट होने के बाद लोग भाग जाते हैं। ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए ये बात बताना चाहूँगा कि मैं जो काव्य जी ने बात कही उसका स्वयं भी गवाह रहा। और मैं एक टीम लेके गया था सैंपल कलेक्शन के लिए। तो उसमें ये हुआ कि जब हम गांव में पहुंचे तो कोई भी नहीं आया, और बड़ी मुश्किल से हमने ANM को, आशा को उनके घरों में भेजा कि भाई सैंपल आप कलेक्ट करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गांव में एक पॉजिटिव आया है और ऊपर से निर्देश है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आए। और फिर मुझे खुद लोगों को फ़ोन करना पड़ा कि नहीं देखिए, हम कुछ आपके साथ ऐसा नहीं करने जा रहे हैं और कोई तकलीफ आपको नहीं होगी सैंपल देने में। तब जाके धीरे धीरे निकल के बामुश्किल 9 या 10 लोग आ पाए जो उनके क्लोज कांटेक्ट में थे, बाकी गांव के कोई लोग नहीं आए। तो इससे स्पष्ट है कि गांव में जो एक तो भ्रम इस बात का बना हुआ है कि हमारा RT-PCR अगर पॉजिटिव आ गया या हमारा रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आ गया तो ये हमको अस्पतालों में भर्ती कराएंगे, जबकि हम लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, अब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स उनको नहीं है, वो समझते हैं कि ये हल्का फुल्का बुखार है और वैसे ही ये ठीक हो जाएगा। दूसरी जो स्थिति है कि जो हम अब नए
नई गाइडलाइन के अनुसार जो ब्लॉक में कोविड सेंटर बनाने जा रहे हैं या बन रहे हैं, वो ब्लॉक हेडक्वार्टर से काफी दूर है, और दूर होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि जो सीएचसी है, सीएचसी पे तो हमारा उपचार नहीं होगा, हमको कहीं दूर भेज देंगे, और वहां पर हमारी क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी, इसको लेके भी लोग आशंकित हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना टेस्ट कराने से घबराते हैं। यद्यपि हमने उनको जो भी हम टेस्ट करते हैं उनमें रैपिड एंटीजन जब पॉजिटिव आ जाता है तो उनको वहीं पर हम आइसोलेशन किट उपलब्ध करा रहे हैं, और आरटीपीसीआर जिनको टेस्ट होता है उनकी रिपोर्ट आने में अभी भी 5 या 6 दिन का समय लग रहा है, तो उसके लिए भी हम होम आइसोलेशन किट उनको तुरंत वहां पर उपलब्ध करा देते हैं सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से। तो मेरा तो आम जनता से ये अनुरोध है कि वो इस मौके पर घबराए नहीं, क्योंकि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है और इसको हम ही लोग रोक भी सकते हैं, क्योंकि हम अपना टेस्ट कराएंगे, हम आइसोलेशन में रहेंगे, तो जो चेन है कोरोना की वो ब्लॉक होगी, और ब्लॉक होने से ही पता है हमको सभी को कि ब्लॉक अगर चेन ब्लॉक हो जाएगी तो इसका फर्दर ट्रांसमिशन रुकेगा और हम एक बेहतर स्थिति पर पहुंच पाएंगे। धन्यवाद जी। अनूप सर, आपके पास अगर आऊं, पिछले साल की जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त पे ये हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान में चीजें शट डाउन हुई और हर बड़े महानगर में जहां उत्तराखंड के लोग थे वो गांव में आए। तो डेफिनेटली शुरुआत में तो वो कम था, बाद में थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन उसके बाद जो आंकड़े कहते हैं, मैं कितना सही हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग गांव में रुके, बहुत सारे लोग बाहर गए ही नहीं। सेकंड चीज, इस वक्त पे अगर जैसे हम देहरादून के आसपास सिटकुल का जो एरिया है जहाँ पे भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो इस वक्त ऑपरेशन मोड पे हैं, वो बंद नहीं है, तो उनके यहाँ काम करने वाले लोग वहीं पर हैं। तो उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि जो कोरोना पिछले साल शायद पहाड़ों में उतना ज्यादा नहीं था, वो इस बार बहुत स्पीड में वहां पे गया है, तो ये कैसे हुआ, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपके जो हमारे सभी दर्शक लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम और नमस्कार कहता हूं। मेरा हेलो आप सभी को, और थैंक यू सो मच काव्य एंड अर्जुन फॉर इनवाइटिंग मी टुडे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे साथ में आज डॉक्टर एल.एम. उप्रेती सर हैं, एंड क्योंकि मैं उनके बड़े लंबे समय से परिचित हूं, तो हमारा बहुत अच्छा पैनल है आज। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जो आपका जो सवाल था, देखिए, एक तो जो अगर हम एक थोड़ा सा उसको एक थोड़े बड़े स्केल पे देखते हैं, थोड़े बड़े एक तरीके से कैनवस पे देखते हैं, तो ये जो सेकंड वेव है वो पूरे देश में, जैसा हम सभी को मालूम है, वो पहले वेव की तुलना में कहीं ज़्यादा उसका जो रीच है या उसका जो स्प्रेड है या उसका जो डेप्थ है या उसकी इंटेंसिटी है, वो पिछली बार से कहीं ज़्यादा है। और कहीं ज़्यादा का मतलब बहुत बड़ा अंतर पिछली बार है। और अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ, तो जो पहली वेव थी, हमारा जो सबसे क्रिटिकल महीना था वो सितंबर का महीना था। तो जब हम पिछले वर्ष सितंबर की तुलना इस वर्ष की जो बड़ी वेव उत्तराखंड में आई है वो 25 अप्रैल से आई है, तो जब हम 25 अप्रैल से लेकर के आज तक ये बात करते हैं, तो ये दौर सितंबर के महीने में उस बड़े जमीन आसमान का अंतर है। तो एक तो ये मोटी मोटी बात हमें इसको लेकर के समझनी होगी। दूसरी बात, अगर हम बड़ी स्पेसिफिक उत्तराखंड की बात करते हैं, और ये कई जानकारों का ये कहना है कि जो पहली वेव थी उसमें भले ही खामियां थी, लेकिन पहली वेव में एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, एक पर्वतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जो तैयारियां थी वो आज की तुलना में कहीं बेहतर थी। तो जिसको एक हम प्रोएक्टिव स्टेप्स कहेंगे, वो पिछली बार कहीं ज्यादा लिए गए थे। उदाहरण के तौर पर जो हमारी फील्ड फोर्स है, जिसको हम फील्ड फोर्स कह सकते हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारी जितने और लोग स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, उन लोगों का चाहे इन्वॉल्वमेंट, उनका एंगेजमेंट, उनका मोटिवेशन पहली वेव में कहीं ज़्यादा था। चाहे हम डेटा कैप्चर कर रहे थे, चाहे हम क्वारंटीन की बात कर रहे थे, और जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा फुल प्रूफ था, उसमें भी कई खामियां थी। उसके बावजूद जब हम पहली वेव की बात करते हैं, दूसरी की बात करते हैं, तो ये एक बड़ा फर्क हमारे सामने देखने को आ रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम अभी की बात करें, अब हमारे इतने सारे भाई और बहन वापस लौट रहे हैं, अब उनकी कहाँ मॉनिटरिंग हो रही है, कहाँ मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कौन पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव नहीं है,
कौन कहाँ पे क्वारंटीन हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। और एक बड़ी गंभीर, मेरे को लगता है एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक बड़ी गंभीर चिंता जो है, जिसके बारे में सर ने अभी इतना विस्तार में जिक्र किया कि जब हम गांव में जा रहे हैं, और अर्जुन भाई ने भी उसका जिक्र किया, जब हम गांव में जा रहे हैं कि लोग टेस्ट कराने नहीं आ रहे, तो देखिए इसका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं पर जो हमारी अव्यवस्था है वो लोगों को मानसिक तौर से कमजोर कर रही है। ये जो कनेक्शन है ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कनेक्शन है। अब यही गुजारिश रहेगी आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कि कहीं अगर वरिष्ठ जन हमारी इस आवाज को सुनते हैं तो उनको इस बात का बड़ा गहरा और दिल से उनको इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि हमारी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो है मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। ये मेरे कुछ इनिशियल रिएक्शंस आपके पहले सवाल के ऊपर। राइट, अर्जुन जी। बिल्कुल जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, और लोगों में झिझक तो है ही। उसके अलावा जो एक मुझे आज जो मैंने ग्राउंड पर जाके महसूस की चीजें, जो दवाएं सरकारी केंद्रों पर या स्वास्थ्य केंद्रों पर हैं, वो दवाएं भी पूरी नहीं हुई। जो कोरोना की ऑफिशियल जो अधिकृत जो दवाओं का जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उस हिसाब से स्वास्थ्य केंद्रों पे दवाएं नहीं है। कुछ दवाएं उसमें है ही नहीं। हमने पूछा उनसे, उन्होंने कहा नाम हमारा नहीं उजागर कीजिएगा। हम जब उनसे पूछा कि ये कहते नहीं वो थी नहीं, उन्होंने कहा इतनी अभी ये रख लीजिए, जब वो आएगी तो भिजवा देंगे। अब ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें कैसे दुरुस्त होंगी? उप्रेती सर, आप क्योंकि ये इस तरह की व्यावहारिक दिक्कतों से ज्यादा परिचित हैं, तो आप इस पर ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। एक तो ये दिक्कत, और अगर ये स्थिति सिर्फ ऐसे क्षेत्र में है जो कि देहरादून से बहुत पास में है, तो इंटीरियर में तो ये समस्या और बड़े स्केल पर होगी। एक दूसरा, अभी भी हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे वहां पे उधर फार्मासिस्ट हैं, ये लोग भी अभी उस तरह से इक्विप्ड नहीं है। इनके पास मैं कहूँ याद मास्क भी नहीं है उस तरह से, या ऑक्सीमीटर नहीं है। तो ये कैसे, मतलब जो फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर अगर हम इन्हें कंसीडर करते हैं, तो अगर हम इक्विप्ड ही नहीं करेंगे तो ये लड़ेंगे कैसे? उप्रेती सर। आपका माइक ऑफ है उप्रेती जी। जी, हमारी जो होम आइसोलेशन की किट है उसमें पल्स ऑक्सीमीटर तो बहुत कम, ना के बराबर ही है, और अभी हम सभी आशाओं को ये देने में सफल नहीं हो पाए हैं। और जो होम आइसोलेशन की किट है उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड है उसमें एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब्ड है, वो जल्दी ले आओ ऊपर ऑफिस में ना लैपटॉप, और उसमें आपका आइवरमेक्टिन प्रिस्क्राइब्ड है। तो आइवरमेक्टिन की अभी वैसे तो अब बीडी डोज हो गई है, लेकिन हम अभी 1 OD के हिसाब से ही उसको दे रहे हैं। साथ में डॉक्सीसाइक्लिन की हम पूरी डोज दे रहे हैं, और कैल्शियम विद विटामिन D3 वो भी हम दे रहे हैं 5 दिन के लिए, और साथ में विटामिन C और जिंक वो भी दे रहे हैं। तो इसमें दवाओं के में तो कमी नहीं है। दवाओं में सिर्फ आइवरमेक्टिन जो है वो 12 मिलीग्राम, वो हम पूरे जो नए शेड्यूल के हिसाब से 1 BD फॉर 3 डेज था, उसको हम सिर्फ 1 OD फॉर 3 डेज ही दे पा रहे। लेकिन जो पल्स ऑक्सीमीटर, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिससे कि जो भी आदमी होम आइसोलेशन में है वो स्वयं अपना टेम्परेचर ले सके और अपना पल्स ले सके, ऑक्सीजन ले सके, तो वो उसकी कमी है। थर्मामीटर भी उसमें नहीं है, तो ये तो एक चिंता का विषय है ही। दूसरा, मैं कल एक उत्तराखंड सरकार का जियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि किस तरह से दवाएं जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बटेंगी, और किस तरह से उसमें ब्लॉक प्रमुख जो है उनका या बीडीओज का इन्वॉल्वमेंट होगा, और बीडीओज के माध्यम से फिर वो गाँव में किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मुझे उसका एग्जैक्ट खाका मुझे याद नहीं है, लेकिन एक इसको ठीक करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, होम आइसोलेशन किट में अल्मोड़ा जिले का पढ़ रहा था कि अल्मोड़ा जिले में लोधिया एक जगह पड़ती है, या दूसरा आपका जो जिन जगहों पर भी बॉर्डर है उन बॉर्डरों पर चिकित्सा अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि आप यहाँ पर ये होम आइसोलेशन के किट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और RT-PCR टेस्ट भी वहाँ पर लेंगे, और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी मूवमेंट पे लोग होंगे
उनके यहाँ पर टेस्ट किए जाने संभव होंगे। लेकिन मूवमेंट बहुत कम हो रहा है। जब मूवमेंट कम है तो मुझे लगता है कि उसके माध्यम से हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति उत्तराखंड के जो हमारे पहाड़ के जनपद हैं इसमें भी काफी स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर किया जा रहा है, और सिर्फ सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक ही मूवमेंट अलाउड है। तो वैसे भी पहाड़ों में जिंदगी 7 या 9 बजे लगभग शुरू होती है और 10 बजे वो बंद हो जाता है। लेकिन बैंकिंग के कार्य हैं तो उसके लिए लोग जरूर जा रहे हैं। बाकी फल सब्जी की दुकानें भी सुबह ही खुलती हैं, दवाओं के लिए लोग, लेकिन दवाओं के लिए भी मुश्किल है। मुझे कल एक दवा की जरूरत थी, उन्होंने कहा था अल्मोड़ा से मंगाना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं। अगर कोई पर्सनल गाड़ी लेके जाएगा तब हम कोशिश करेंगे करके, तो वो तो मुझे अपने व्यक्तिगत जरूरत थी दवा की। तो लेकिन अगर हम ओवर एंड ऑल देखें तो स्थिति को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा इन भौगोलिक परिस्थितियों में। और जैसे कि अनूप नौटियाल जी के साथ मेरी कल बहुत इस संबंध में वार्ता हुई कि जो यहाँ की भौगोलिक स्थितियां हैं उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और आज आजाद उत्तराखंड राज्य बनने के 20 साल के बाद भी हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति को नहीं समझ पाए, और उत्तराखंड के ग्रामीण जनपदों में किस तरह से हम स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करेंगे उस पर न हमने कोई अच्छी तरीके से डिबेट की और न कोई उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो इसका नतीजा ये है कि आज अगर कोरोना हमारे सामने अचानक ये बीमारी आ गई है, और पिछले साल तो पिछले मीटिंग में मैंने कहा था कि जो पिछले साल हमने शुरुआत की थी वो तो ए से शुरुआत की थी, और उस समय हमारे पास तो एक ट्रिपल लेयर मास्क भी स्टेट में उपलब्ध नहीं था ऑपरेशन थिएटरों के अलावा, और किस तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे बढ़ाया गया। लेकिन बीच में जो हमने सबने गलती की और जिस तरह से हम मान के चलने लगे कि अब कोरोना तो चला गया हिंदुस्तान से, तो उसका नतीजा ये हुआ कि भाई ये सेकेंड वेव में हम लोग अपने को और हताशाजनक स्थिति में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं वो इसमें ज्यादा आ रहे हैं, और हमारे जो काम अधूरे पड़ गए थे वो अधूरे ही रह गए, उसको हम पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो चाहे दवाओं का मामला हो। तो मैं समझता हूँ कि हमको धीरे धीरे इसमें आगे आना पड़ेगा, और इसमें धीरे धीरे क्या हमको जल्दी प्रयास करना पड़ेगा कि हम स्थिति को संभाल सकें। धन्यवाद जी। आप अनूप सर, मेरा आपसे वो सवाल जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। ये बात अच्छी है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में लोग ज्यादा संख्या में ठीक हुए हैं, लेकिन साथ में ये कहा जा रहा है कि केसेस कम आए। तो सर, ये केसेस कम आए या हमने टेस्टिंग घटा दी है? क्योंकि एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो टॉप के 6 राज्य हैं जिनमें केसेस कम है उन्होंने अपने यहाँ टेस्टिंग कम कर दी है। तो सही पिक्चर क्या है, या आप बेहतर इस पर प्रकाश डाल पाएंगे? अर्जुन जी, मैं एक शुरू में मैं जो है एक किस्म से एक जो ओवरऑल पिक्चर है उत्तराखंड की, अगर हम चुनौतियों के बारे में बात करते हैं तो 5 अगर मैं आज की तारीख में बड़ी चुनौतियां उत्तराखंड की बोलूं तो सबसे पहली चुनौती इस समय उत्तराखंड का मृत्यु दर है। उत्तराखंड का मृत्यु दर राष्ट्रीय मृत्यु दर की तुलना में लगभग 57% ज्यादा है। दूसरी बड़ी चिंता इस समय ये है, और ये देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, असल में जो हमारी टेस्टिंग हो रही है, जो अगर पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 2/3 जो हमारे टेस्ट होते हैं प्रतिदिन वो हमारे 4 मैदानी जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हो रहे हैं, अगर हम देहरादून और नैनीताल को मैदानी जनपद मानते हैं, और 1/3 जो है हमारे 9 पर्वतीय जिलों में हो रहे हैं। तो जो हमारा जो तराजू का पलड़ा है वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ भारी है, और पिछले 3 या 4 दिन में वहां पर संक्रमण घटा है। तो एक ऐसा कई बार माहौल बन जाता है कि उत्तराखंड में स्थिति जो है सामान्य हो रही है। बात यह संतोषजनक है कि मैदानी जिलों में संक्रमण दर कम हो रहा है, लेकिन जो हमारी दूसरी बड़ी चिंता है वो ये है कि हमारे जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर संक्रमण दर 9 जिलों में से 5 जिलों में पिछले 7 दिनों में 20% से ज्यादा। मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं, 9 जिलों में से 5 जिलों में पिछले 7 दिनों में
20% से ज्यादा संक्रमण दर है। ये अपने आप में बड़ा भरकम आंकड़ा है। तो तीसरी बड़ी चिंता उत्तराखंड में लेकर के है, विशेष तौर से मैं फिर से पर्वतीय जिलों के बारे में बात करूंगा। वहां पर जो टेस्ट हो रहे हैं, हमारे टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, और इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। हमने उसका आकलन आज भी किया। हमने पिछले 7 दिन यानी 12 मई से लेकर के 18 मई तक के हमने कई आंकड़ों को देखा, और मैं मोटी मोटी बात अगर आपको ये बोलूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 9 पर्वतीय जिलों में अगर आप एक जिले को औसत प्रतिदिन लें तो लगभग 1200 टेस्ट एक जिले में एक दिन में हो रहे हैं। बड़ा कम नंबर है। चौथी बड़ी चिंता उत्तराखंड की जो है, उत्तराखंड के एक्टिव केस 75-76 हजार से ज्यादा है। और पांचवी जो बड़ी चिंता है वो हमारी रिकवरी रेट को लेकर के है। हमारी रिकवरी रेट 70% 71% के आसपास है। हम कई सारे अलग अलग मानकों से जब उत्तराखंड की परफॉर्मेंस की तुलना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उत्तराखंड का जो परफॉर्मेंस ही कहेंगे भाई उसको, आप तो आप एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे ना। अगर आप अपनी तुलना नहीं करेंगे तो आप एक कुएं के मेंढक बन जाएंगे। तो आपको यह देखना है कि भाई आप, हमारा जो राज्य है वो देश के अन्य, पूरे देश में 36 राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं। उन 36 राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में उत्तराखंड किस पायदान पर, किस मानक पर आता है, तो वो खैर हमारे पास इतना समय नहीं है जाने का, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें बोलना चाहूंगा कि उसमें अधिकांश मानकों में उत्तराखंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ये एक परिदृश्य है। मेरे को मालूम है हमारे पास समय बड़ा कम है, तो अगर आपकी अनुमति हो, देखिए क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में मुझे लगता है ये भी बड़ा जरूरी है कि हम भले ही चिंताओं के बारे में बात करें लेकिन हमको समाधान तलाशने के बारे में भी बात करें। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक 10 पॉइंट प्रोग्राम सजेस्ट करना चाहूंगा। विशेष तौर पर मैं ये तेज बोलूंगा। देखिए, पर्वतीय दृष्टिकोण से वैसे तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एक मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आज एक 10 पॉइंट प्रोग्राम सजेस्ट करना चाहूंगा। उसका जो पहला बिंदु है वो टेस्टिंग और लैब्स को लेकर के है। हमें अपने पर्वतीय जिलों में, अपनी और देहरादून जिले में भी टेस्टिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन विशेष तौर पर पर्वतीय जिलों की अगर हम बात करते हैं, हमें अपनी टेस्टिंग को और अपनी लैब की व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। हमारा जो दूसरा बिंदु है, जो हमारी स्वास्थ्य इकाइयां हैं विशेष तौर पर पर्वतीय जनपदों में, हमें उन स्वास्थ्य इकाइयों को, और ये कल सर ने भी मुझे बड़ा अच्छा एक पॉइंट बोला था कि हमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग करनी है। इस समय हमें फायर फाइटिंग करनी है। हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचना है लेकिन हमें शॉर्ट टर्म भी सोचना है। तीसरी बात है हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई की पाइपलाइन। हमारा चौथा जो मेडिसिन, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया, देखिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज अगर किसी को सिम्टम आ जाता है, आज 19 मई को अगर उसको सिम्टम आता है, सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से उन सज्जन को या उन महिला को दवाई कब मिल रही है, तो उसमें मिलने में एक बड़ा टाइम लैग है। तो ये जो चौथा मेडिसिन की किट की बात हो रही है, पांचवा क्वारंटाइन की सुविधा, छठवां हमारी जो फील्ड फोर्स है, हमारे ग्राम प्रधान, हमारे बीडीओ, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी, इनमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में हम अपने इस संसाधन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। हमारा जो सातवां बिंदु है वो जन जागरण को लेकर के, जागरूकता को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के, क्रिएटिव अवेयरनेस को लेकर के। तो हमको एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है। हमें लोगों के इस टूटे हुए हौसले को, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमें इस लोगों के टूटे हुए आत्मविश्वास को, लोगों के टूटे हुए हौसले को एक ताकत देने की जरूरत है। तो वो खाली बोलने से नहीं होगा, वो तो काम करने से होगा, लेकिन जन जागरण की जरूरत है। हमें अपने 9 पर्वतीय जिलों में वॉर रूम्स बनाने की जरूरत है। हमें अपनी मोबाइल, हमारी जो मोबाइल व्यवस्था है, उत्तराखंड एक, हम सबको पता है भाई पर्वतीय राज्य में किस किस्म की परिस्थितियां हैं। आप अपनी मोबाइल सुविधा को मजबूत करिए ना। आप हाईकोर्ट में जाके ये क्यों कहते हैं कि भाई हमें 2 या 3 महीने लग जाएंगे गाड़ियां चलाने में। और 10वां और आखिरी बिंदु वैक्सीनेशन का है। मुझे लगता है कि अगर हमारी जो, चाहे सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, हमारे जिला प्रशासन है, अगर वो इन 10 बिंदुओं के ऊपर एक बड़ी शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, जज्बे के साथ में, कमिटमेंट के साथ में काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें सकारात्मक परिणाम उत्तराखंड में इस कोविड की लड़ाई में देखने को मिलेंगे। जबरदस्त। आई थिंक बहुत ही टू द पॉइंट आपने जो बात करते हुए 10 पॉइंट रखे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बारे में डिटेल में फिर हम कभी बात करने की कोशिश करेंगे। एलएमओ प्रीति सर, आपके पास में आ रहा हूँ। एक चीज जो पिछले 2-3 दिनों में मैंने नोटिस करी थी जब से बात हुई कि आई थिंक उसी बीच में हमारी एक सेशन और हुआ था जिसमें आप थे। 1 मई से बोला गया था कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, फिर वो हुआ कि 10 मई से होगा। 1-2 दिन पहले का ही कहीं पे मैं डेटा या कुछ एक देख रहा था जहां पे मेरे को मालूम पड़ा था कि तकरीबन 9 या 10 लाख लोग उस पे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल, मैं फेसबुक पे हर जिले पे नजर रख रहा होता हूँ थोड़ा बहुत, तो जो वहां के लोगों के द्वारा अपडेट आती है उसी से थोड़ा बहुत मालूम चलता है। मैं बागेश्वर का देख रहा था,
वहां पे किसी ने फेसबुक पे डाला था कि आज वैक्सीनेशन होना है और 200 लोगों का होना है। अब बागेश्वर जैसा एक छोटा जिला जिसकी आबादी तकरीबन 3-3.5 लाख होगी और उस पे 18 से 44 साल के बीच में, मैं अंदाजन कह रहा हूं, शायद 1-आध लाख लोग होंगे। 3-3.5 अगर ओवरऑल है तो 1 लाख के आसपास होंगे। अगर 200 लोगों को एक दिन में या 100 लोगों को वैक्सीनेशन होती है तो 1 लाख लोगों के नंबर तक हम कब पहुंचेंगे? साथ के साथ में इसी से जोड़ा हुआ एक सवाल और है मेरा। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैं नितिन गडकरी जी का एक वीडियो देख रहा था जहां पर उनने वैक्सीन बना रही हैं उन कंपनी के फॉर्मूले को लेकर बात करी थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनको बाकी कंपनियां जिनमें वो पोटेंशियल है उनके साथ शेयर कर दिया जाए उस फॉर्मूले को और वो उसकी रॉयल्टी ले लें, जिससे कि अगले 15 दिन के अंदर, जो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री वो खुद कह रहे थे कि 15 दिन के अंदर अगर अगर ये अप्रूवल हो जाती है, इस तरह से एक मिलजुल के बात होती है, तो आई थिंक 15 दिन के अंदर हम उतनी वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो क्या सोचते हैं आप, वैक्सीनेशन को लेके कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें? आपका माइक ऑफ है सर। मैं तो खुद वैक्सीनेशन सेंटर पे उपस्थित रहा हूं और देखा है मैंने। मैं अपने ब्लॉक की अगर बात करूं जहां पर मैं हूं, तो हम धनिया के जीआईसी में जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं और वहां पर हमको पर डे 50 का अलॉटमेंट है। यानी जो धौलादेवी ब्लॉक है इसकी आबादी लगभग 65,000 की है और 65,000 में से 50 पर डे का हमारा अलॉटमेंट है। पिछले हफ्ते 300 डोज लगा पाए, एक हफ्ते में 6 दिन वैक्सीनेशन हुआ और वो भी हमको मिली थी। अब दोबारा से फिर 50 पर डे का ही उसमें है। उसमें भी क्या होता है कि कुछ लोग आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको वाहन नहीं मिल पाते और यहाँ पे पहाड़ों में जो कनेक्टिविटी है रोड्स की वो बहुत अच्छी नहीं है, तो नहीं आ पाते हैं। तो करीब हमारे एक दिन में 40-42 डोज ही या 44-45 डोज लग पाती हैं, या इससे ज्यादा हम नहीं लगा पा रहे हैं पर डे। तो तकरीबन इसी तरह की स्थिति अगर हम अल्मोड़ा जिले की कहें तो यहाँ पर 9 ब्लॉक हैं, तो 9 ब्लॉक में से एक दिन का लगभग 450-500 का वैक्सीनेशन हमारा हो पा रहा है। तो आपका ये कहना बिल्कुल सही था कि जो वैक्सीनेशन की गई है वो बहुत कम है और इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। दूसरा, इसी के साथ सवाल ये उठता है कि वैक्सीनेशन के लिए हमको डोजेज की भी जरूरत पड़ती है। आपके पास वैक्सीन होनी चाहिए तभी आप उसको लगा पाएंगे। और नितिन गडकरी जी ने ये बात जरूर कही होगी, लेकिन क्या है कि जो भी कंपनियां इस वैक्सीन को बना रही हैं उनका पेटेंट उनके पास है। तो जब तक आप इसको बिना पेटेंट के कंपनियां उसको बना सकें, कुछ इस तरह का नहीं करेंगे। मैं कहीं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि वो बुलंदशहर में ये वैक्सीन बननी शुरू होगी उत्तर प्रदेश में करके, और किस मात्रा में बनेगी ये तो आने वाले समय में बताया लगेगा हमको। और वैक्सीन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास काफी कम रहे हैं। जो है प्रयास हमको बढ़ाने चाहिए। इवन उत्तराखंड में भी हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट है जिनके मैं नाम ले सकता हूँ। हमारा पटवा डांगर वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, हमारे पास जो है IVRI मुक्तेश्वर का इंस्टीट्यूट है, जिनमें की बहुत काम अभी हो के बराबर काम हो रहा है। और जब दुनिया में स्मॉल पॉक्स था तो पटवा डांगर वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने उन सभी राष्ट्रों को वैक्सीन भेजी थी जो उस समय ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे या उनके गुलाम थे। उन सारे कंट्रीज में मेरे ख्याल से उनकी संख्या 50 से भी ज्यादा थी। उन लेकिन हमने पटवा डांगर वैक्सीन इंस्टीट्यूट के बारे में कभी सोचा नहीं कि हम इस इंस्टीट्यूट को कैसे इसको बढ़ाएं। मैं तो चाहूंगा कि आपके माध्यम से अगर ये बात नितिन गडकरी जी तक पहुंच जाए या हमारे हर्षवर्धन साहब के पास पहुंच जाए कि उस इंस्टीट्यूट का बेहतर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं। पंतनगर में अगर बायोटेक्नोलॉजी बुलंदशहर बना सकता है तो पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, और भी जगह होंगे। बायोटेक्नोलॉजी में तो बहुत जगह प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उनको भी हमको जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथन करके, क्योंकि अगर हम इसी कछुआ चाल से चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम एक साल में पहली डोज भी पहली लगा पाएंगे।
और हमें 2 डोज लगानी है, और उसके बाद अभी ये निश्चित नहीं है कि इसका इफेक्ट कितने महीने तक रहेगा। अगर वैक्सीन का इफेक्ट मात्र 6 महीने तक रहना है, तो जिसने जनवरी के महीने वैक्सीन लगा रखी है पहली डोज की और फरवरी में दूसरी लगाई, तो उसको दोबारा से जो है वो जुलाई अगस्त में दूसरी डोज फिर लगानी है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी डोजेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी दुगनी डोज कैलकुलेट करके चलेंगे, तभी संभव आएगा। इसके अलावा जो 12 वर्ष से 18 वर्ष का जो स्लॉट जिसको वैक्सीनेशन किया जाना है, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, उसके बारे में तो अभी हम सोच भी नहीं पा रहे। तो अभी हमारे वैक्सीनेशन जो है वो 3 स्टेजेस पे एक हो रहा है। जी। पहली स्टेजेस में तो हमने तो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उसमें चाहे डॉक्टर्स थे, चाहे पुलिस के लोग थे, उनको हमने इसमें वैक्सीनेट किया। जी जी। 45 साल से ऊपर वाले और जो कोविड वाले को किया। अब मैं एक नया ट्रेंड इसमें देख रहा हूँ, मेरे पास भी कई बार फोन आते हैं। जैसे देहरादून के सचिवालय में सचिवालय कर्मियों के लिए एक अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई। तो मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे फोन कर रहे थे कि हाइडिल डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा करवा दीजिए कि हाइडिल के लोगों को पहले लग जाए, या फिर और विभाग भी फिर इस तरह से अगर आने लगेंगे तो एक बड़े केओस की स्थिति पैदा होगी। तो सरकार को एक निश्चित गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कि भाई हम किस तरह से इस वैक्सीनेशन को करें। कल कोई कहेगा मेरे इंस्टीट्यूट में वैक्सीन लगा दो। तीसरा यह है कि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है। जैसे हमारे ब्लॉक में अगर हम 3 टीमों का गठन करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, एक टीम तो हमारे ओल्ड एजेस को कर रही है, एक 45 से 65 की कर रही है, एक टीम जो है वो 18 से 45 की कर रही है। तो इसके अलावा अगर टीमें हमको बनानी, हमको एक बहुत बड़ी मैन पावर की हमको जरूरत है, और वो भी ट्रेंड मैन पावर। उनको रिक्रूटमेंट करना और उनको प्रशिक्षण दे के फिर आप वैक्सीनेशन के लिए भेजना, ये भी एक हमारे लिए बहुत चैलेंज की बात है, क्योंकि जो मेडिकल मैन पावर है, टेक्निकल पावर है, वो हमारे पास बहुत कम है। अब उसके बाद बात आती है उनको ट्रांसपोर्ट करने की। आप यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए अगर 60 किलोमीटर दूर किसी को भेज रहे हैं, जो स्थिति मेरे ख्याल से मैदानी जनपदों में नहीं, लेकिन पहाड़ी एरिया में ये जरूरत है कि 60 किलोमीटर दूर अगर वैक्सीनेशन के लिए भेज रहे हैं, 2 घंटा उसको जाने में लगेगा, 2 घंटा आने में लगेगा, और ये भी एक चैलेंजिंग जॉब है। तो वो उसको आप किस तरह से करेंगे? वाहन तो चलिए उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन उनमें भेजने की जो व्यवस्था है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, जहां तक वैक्सीनेशन की बात है। जी धन्यवाद। जी जी। अनुप जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या कोऑर्डिनेशन की दिक्कत कहां पर आप देखते हैं, एक तो ये, और दूसरा अब इससे आगे अब और क्या जो तुरंत जो किया जा सकता है, जो हम कहते हैं ना कि तुरंत करने की जरूरत है, वो क्या होना चाहिए? मैं देखिए सॉरी, मेरे को थोड़ा सा मेरी मदर की तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो मेरे को एक्चुअली निकलना पड़ेगा, है ना, अभी थोड़ा सा इफ यू डोंट माइंड। जी जी। और तो एक तो ये वाली बात थी, और क्योंकि अभी सडनली कुछ हुआ है घर पे, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे को निकलना है। जी। और जी जी जो भाई आपका सवाल है, मैं संक्षेप में उसका यही कहना चाहूँगा। पहली बात तो मैं माफ़ी मांगूंगा सबसे, लेकिन अब ये पारिवारिक इस समय परिस्थिति ऐसी है। और दूसरा देखिए सिंपल है, अगर एक हम शब्द बोले जो पूरा हमारा कोरोना का जो एक किस्म से मैनेजमेंट उत्तराखंड में है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के है, चाहे वो है, और वो वर्ड बेसिकली मिसमैनेजमेंट। आपको अपनी चीज़ों को, और जो आपका जो पूरा अरेंजमेंट है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी पूरी व्यवस्था है, आपको उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, आपको उसमें कमिटमेंट लाने की आवश्यकता है। देखिए बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमने तो अभी मानव संसाधन के बारे में बात ही नहीं करी है, अभी ह्यूमन रिसोर्स है। वो लोग पिछले एक साल से सवा साल से कितने थक चुके हैं। अब हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, जो आने वाली चुनौतियां हैं, तीसरी वेव की हम बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा ये जो बच्चों की बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इतनी सारी तमाम चुनौतियां हैं। WHO के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये तो अगले 6-8 महीने चलना है। तो ये जो फॉरवर्ड थिंकिंग वाली अप्रोच है, उसको लेकर के उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, उसको लेकर के हमारे जो बड़े वरिष्ठ जन हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी कोई प्रोएक्टिव थिंकिंग है? हमारी सरकार, हमारे लोगों को, सरकार को, या जिसको भी, जितने भी हमारे सो कॉल्ड बॉस लोग हैं, आपको तो वायरस से एक कदम आगे रहना है। आपको हर चीज में आपको बड़ा एग्रेसिव, बड़ा आक्रामक आपको रहना है। आक्रामक इन अ गुड वे, इन अ गुड वे आई एम सेइंग। लेकिन वो उस किस्म का माइंडसेट नहीं दिखाई देता। भाई यही कामना करेंगे कि थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा और मोटिवेटेड होंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे आगे लेना चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा सर एंड काव्य एंड अर्जुन,
that if you kindly excuse me, हमारे जितने जो दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि घर में छोटी सी इमरजेंसी है, तो मेरे को अभी सॉरी दैट बिल्कुल जी जी बिल्कुल हम वापस फिर बिल्कुल कभी कनेक्ट करेंगे I सर। will do some other time. हाँ, चलिए, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी। अह, प्रीति सर, वही सवाल मेरा आपसे है कि अब यहाँ से आगे क्या रास्ता देखते हैं आप, क्योंकि कुछ चीजें बहुत जल्दी से करने की जरूरत है। ठीक है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़े करने में टाइम लग सकता है, लेकिन अभी जो तुरंत करने की स्थिति, क्योंकि पहाड़ों में स्थिति खराब हो रही है, ये बात सही है। अगर हम पिछली मीटिंग से और आज के बीच की बात करें तो लगभग 10 दिन के अंतराल में एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव चीज है कि अल्मोड़ा में हमारा ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया, पिथौरागढ़ में हमारा ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया, तो इसकी वजह से काफी राहत जो है उन हमारे पेशेंट्स को वहाँ पे मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और एडमिशंस भी काफी हो रहे हैं। अभी अल्मोड़ा बेस अस्पताल में कल मेरी बात हुई थी वहाँ के CMS से, तो उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 157 या कितने पेशेंट एडमिट है, और जो पहले सारा लोड हल्द्वानी पे जाता था वो कुछ कम हुआ है, और आने वाले समय में और जगह भी इस तरह की व्यवस्था बनाने की बात हो रही है ताकि लोगों को जो हम फटाफट रेफर कर देते थे वो रिफरिंग थोड़ा कम हुआ है। जी। लेकिन अभी भी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वो वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वेंटिलेटर तो हैं लेकिन उसको चलाने के लिए जो हमको पल्मोनरी एक्सपर्ट चाहिए या उनमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट चाहिए, वो हमारे पास बहुत कम संख्या में हैं, और उनको अगर हैं भी तो किसी जिले में एक हैं, किसी जिले में 2 हैं, तो उनको डिप्लॉय करना और उनको 24 घंटे ड्यूटी कराना ये भी अमानवीय है, और हम कर भी नहीं पा रहे, वो लोग एग्जॉस्टेड हैं। तीसरी जो बात आई थी, अभी अनूप नौटियाल जी ने कहा था कि जो मैन पावर को के लिए सवाल तो है ही उसमें, और इस पे हमको वार फुटिंग लेवल पे काम करना चाहिए। वार फुटिंग लेवल पे कैसे उसमें हम डिप्लॉयमेंट होगा और कैसे उनको ट्रेनिंग होगी, और फिर हम उनको आगे मोर्चे पे भेज पाएंगे, क्योंकि मोर्चे पे अगर सिपाही को भेजेंगे तो उसका कमिटमेंट भी होना चाहिए और उसको टेक्निकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और उसको एक्सपर्टाइज भी होनी चाहिए। तो अभी तो क्या है कि ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत कम है, कोई वेबिनार के माध्यम से सीख रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग्स भी बंद हैं। कि आप एक हॉल में जैसे पहले ट्रेनिंग होती थी वैसे नहीं हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से कितना आदमी सीख पाएगा ये भी थोड़ा हमें सोचना है, इसमें कि बहुत सारी बातें हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में नहीं सीख। जी। तो ये चैलेंजेज हैं और इसको जल्दी से जल्दी इस पर काम करना है। तो इसके लिए भाई जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, जहाँ से हमारी सरकार चलती है, वहीं से हमें इच्छा शक्ति जो है बढ़ानी पड़ेगी जो है। और कुछ तो उस पर काम हुआ है, जैसे हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में एक प्रभारी मंत्री बना दिए हैं, और तो प्रभारी मंत्रियों की मॉनिटरिंग हो भी रही कि नहीं हो रही है कि वो अपने जनपदों में क्या क्या काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो जिलाधिकारी हैं, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, और उससे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, जिनको मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेवारी दी गई है जिलों में इस कोरोना के समय में कार्य करने की, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि वो सही तरीके से अपना काम कर सकें। और जो डॉक्टर्स हैं जो वो काम कर रहे हैं, उनको उनके प्रति भी हमको जो है एक जो माहौल बनाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि डॉक्टर्स जो है ओवर बर्डन है, और टेलीफोन के माध्यम से भी दूसरे माध्यम से भी उनको धमकी मिलती है कि हमारा पेशेंट तो बच सकता था और ये था वो था। तो इस तरह का इस पर भी अब कोई किस तरह से इसको हम इससे सामाजिक जागरण की मैं बात करूंगा इसमें, कि समाज को जागरूक करने की बात है, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, और जो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं उसमें 20% तक मोर्टेलिटी हो रही है। जो अभी हमारे अनूप नौटियाल जी ने बताया कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमारे प्रदेश में और प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा है।
तो इसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करने के प्रयास करने की जरूरत है। और अभी नए नए कोरोना केयर सेंटर्स बनाने की बात हो रही है कि हर ब्लॉक में नए कोरोना केयर सेंटर्स बनेंगे। उसके लिए भी तो हमको फिर वही मैन पावर चाहिए, उसी मैन पावर से हम कैसे काम कर पाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। जी जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। अपनी मेडिकल जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, खासकर जो डॉक्टर्स, आशा नर्सेज हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, इनका मोराल बढ़ाने की जरूरत है, पहला तो ये। दूसरा ये कि लोगों को अपने मन से वो झिझक निकालनी होगी, ताकि जो वो कोरोना के लक्षण छुपा रहे हैं या जो टेस्टिंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो झिझक निकालना बहुत जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है कि जब वो झिझक निकलेगी, जब वो लोग सामने आएंगे, तो उससे जो खतरा है वो पास ऑन नहीं होगा, दूसरे तक नहीं जाएगा और चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से नियंत्रित की जा सकेंगी। काव्य, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मेरा जो फोकस अभी एक तरफ तो वही डेफिनेटली ये है कि भाई अगर कोई बीमार हो रहा है, कोई ग्रसित है, तो उसका जो उपचार है, उसको चाहे वो ऑक्सीजन से लेके तमाम सारी वो चीजें। लेकिन जो बेसिक मेरा एक फोकस है, जो मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि क्या ये संभव है कि अगर स्टेट लेवल पे हम केंद्र से बात करें, अब वो कितना सुना जाएगा, कितना नहीं सुना जाएगा, जो वैक्सीनेशन का, जो आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो दो ही तरीके होते हैं ना, एक हम सतर्कता बरतते हैं या उसका पहले से वो करके कि भाई मच्छर काटे उसके लिए मच्छरदानी है, तो मच्छरदानी का इंतजाम कर ले। मच्छरदानी है ही नहीं तो फिर तो डेफिनेटली जाना है हॉस्पिटल। तो पहले से ही अगर मच्छरदानी का इंतजाम हो जाए, तो बात यह है कि क्या स्टेट लेवल पे ये चीजें हो सकती हैं कि अगर यहाँ से सेंटर के लेवल पे रिक्वेस्ट करी जाए या सारे स्टेट्स की तरफ से थोड़ा सा एक प्रेशर बनाया जाए और सेंटर के लेवल पे जो कंपनी जिनके पास में उसके पेटेंट हैं उनसे बात करी जाए और वो स्टेट लेवल पे, जैसे आप ही ने कहा कि उसके बाद हमारे यहाँ पे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था एक इंस्टीट्यूशन का, जहाँ पे वो संभावना है कि भाई आप अपना जो है वो इनसे शेयर कर लीजिए और यहाँ से जो भी आपकी रॉयल्टी होगी वो आपको किया जाए। क्या ये पॉसिबल है अगर बात किया जाए तो? देखिए, इस संबंध में तो मेरा ये कहना है कि जहां चाह वहां राह। और अगर हम इस दिशा में बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। और स्टेट को कहीं ना कहीं अपनी अपनी डिमांड तो रखनी होगी कि हमारे यहाँ ये पोटेंशियल है। और नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता कि हमारे यहाँ क्या क्या बिल्कुल। पोटेंशियल है। वैसे पिछले साल जब हर्षवर्धन जी जो है वो देहरादून आए हुए थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। तो वहां पर मैंने ये बात उनके सामने रखी थी कि हमारे यहाँ मैंने तो उस समय तो कोरोना नहीं आया था, तो मैंने कहा था कि जो पटवा डांगर का हमारा वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, इसको एक नेशनल इंस्टीट्यूट पूना की तर्ज पे बनाया जाए। क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ एंड बर्ड्स हो रहे हैं। वो जमीन कभी किसी को जा रही है, कभी किसी को जा रही है, कभी पन्नगर यूनिवर्सिटी को, कभी तीसरे को। लेकिन उसका सही इस्तेमाल इस समय हो सकता है, सही इस्तेमाल हो सकता है कि उसको हम एक नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप करें और उसमें वैक्सीन के प्रोडक्शन की, नाम ही उसका पटवा डांगर वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, और आज वहाँ 0 मात्रा में वैक्सीन बन रही है या कोई भी वैक्सीन नहीं बनती है, जबकि उसका एक बहुत ही सुंदर इतिहास रहा है। और उसी से लिंक जो मुक्तेश्वर का हमारा IVRI था, वो भी जो है इसमें उस समय अंग्रेजों के टाइम में बिफोर 47 दोनों इंस्टीट्यूट एक दूसरे के भाई बहन की तरह काम करते थे। लेकिन देश की आजादी के बाद वो इंस्टीट्यूट IVRI के रूप में विकसित हुआ और ये वैक्सीन इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित हुआ। दोनों के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो वो दोनों इंस्टीट्यूट्स को हम इस्तेमाल करते हुए, इसी तरह से हमारा बरेली का भी IVRI जो है वो भी इसमें आगे आ सकता है। जब कोरोना की टेस्टिंग की बात हुई थी, तो तब मैंने IVRI बरेली से भी बात की और IVRI मुक्तेश्वर से भी बात की। तो IVRI बरेली तो बहुत जल्दी तैयार हो गया कि ठीक है हम इस पे करेंगे करके, और उसमें उन्होंने तब RT-PCR टेस्टिंग शुरू करी। लेकिन हमारे मुक्तेश्वर इंस्टीट्यूट में उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, उनको थोड़ा करने में टाइम लग गया, उनको 1-2 महीने के बाद वो लोग टेस्टिंग कर पाए। अभी हम उसकी टेस्टिंग की उसको बढ़ा नहीं पाए हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड नंबर पर ही टेस्टिंग कर पा रहे हैं IVRI। उनके पास भी हो सकता है मैन पावर की कमी हो, लेकिन इनको कहीं भी किसी मंच पर इनको समझने का प्रयास नहीं किया गया। मॉनिटरिंग जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, तो इसको भी
मॉनिटर करने की जरूरत है कि उसको कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वैक्सीनेशन ही नहीं है बल्कि हमको टेस्टिंग भी बढ़ानी है। और क्योंकि ये तो एक कम्युनिटी स्प्रेड है, इसमें आने वाले समय में ये पता नहीं कितने साल तक रहेगा। हमें अगर हम 1917 की बात करें, जिस समय हमें स्पेनिश फ्लू आया था, तो बताते कि स्पेनिश फ्लू तो कुछ भी नहीं तो 4 या 5 साल तक काफी तीव्र मात्रा में यहाँ पे रहा। और हम चिकन पॉक्स की बात करें, वायरसेस की, तो चिकन पॉक्स का तो वैक्सीन ही सन 1697 में बनी थी, और 1697 से स्मॉल पॉक्स को जाने में जो है सन 1975 यानी करीब 250 साल का 275 साल का समय लगा। तो ये वायरल बीमारियां कब आएंगी, कितने साल तक रहेंगी, कितने अपने रूप बदलेंगी, ये कितने नए स्ट्रेन इसके आएंगे और वो स्ट्रेन फिर किस किस तरह दुनिया में कहर बर पाएंगे, तो ये एक हमारे सामने क्या पूरे दुनिया के सामने एक चैलेंज है। आज सिर्फ भारत ने घुटने नहीं टेके हैं, आज अमेरिका जैसे राष्ट्र ने भी इसके सामने घुटने टेके हैं। और हम तो एक बहुत ही इकोनॉमिकली इंडिया बहुत ही पुअर कंट्री है, और साथ में वी हैव ए वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, 1 अरब 40 करोड़ के करीब लोग इस हिंदुस्तान में निवास करते हैं। उनको समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए, और ऐसे कोरोना महामारी जैसे समय में, जिस समय की दुनिया जो है उनके सामने घुटने टेक चुकी है, तो हमारे लिए तो ये और भी बड़ा चैलेंज है। तो हमें इस पर एक्टिव होके काम करना है, और हमारे जितने बजट्स की बात आती है उसके ऊपर से कि भाई इतना हम सब बातें तो हम बहुत कर रहे हैं कि इतना हम करेंगे, लेकिन इतना करने के लिए हम बजट कहाँ से लाएंगे, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। जी धन्यवाद। जी, तो ये महामारी पहली और आखिरी नहीं है, आगे भी इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग इसके लिए तैयार रहें, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जिससे कि अगर कभी भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो हम उनका मुकाबला करने में सक्षम हों। कितना इस पर काम होगा, इस पर आगे रहेगी नजर। और कोरोना से लेकर आपका कोई भी अगर आपको कोई भी सवाल है, कोविड के लक्षणों से लेकर कोरोना के बीमारी को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9520540373 पर संपर्क कर सकते हैं। समय है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। सर, आप इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ग्राउंड पर हैं और वहां से हमें एक रियल टाइम असिस्टेंट मिलता रहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे काव्य किन्हीं कारणों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आरजे काव्य का शुक्रिया, और अनूप नौटियाल जी का भी शुक्रिया, वो एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उन्हें जाना पड़ा। मार्तोलिया सर हमसे नेटवर्क के कारणों से नहीं जुड़ पाए, कोशिश रहेगी आगे उनको इस कार्यक्रम में लाने की। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग हिलमेल को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिलमेल टीवी, और हमारे फेसबुक पर पेज जो कि है @हिलमेल इंडिया, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।